Hello, good morning everybody. I'm PL Narada, Assistant Professor, and today we will study about tense. टेंस से संबंधित क्वेश्चन आरपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पटवारी, रेलवे आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम टेंस की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम यहाँ पे टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। टेंस क्या होता है, यहाँ पे देखो प्लूरल में लिखा हुआ है टेंसेस। टेंसेस मतलब बहुवचन में लिखा हुआ है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मींस टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम, समय। यानी जो समय होता है उसको हम हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस यानी उस काल को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक ये है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम नहीं पढ़ रहे थे और थोड़ी देर बाद हम नहीं पढ़ेंगे, तो तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टेंस को हम आगे 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी जो समय होता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे समय को टाइम, जो टेंस है, टेंस से मतलब है समय, हम उसको काल भी करते हैं। कभी कभी कहा जाता है ना कि उसका तो काल ही आ गया था, कोई मर जाता है तो, यानी उसका समय आ गया था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 तरह से हमने इसको बांट दिया है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय पहले चल रहा था, जो खत्म हो गया। जैसे इससे पहले मैं जो है इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ले रहा, नाउ दैट क्लास वाज फिनिश, वो कक्षा अब खत्म हो गई, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर उसको कहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो फ्यूचर कोई होता नहीं है, क्योंकि जो चल रहा है वो थोड़ी देर बाद पास्ट हो जाएगा और जो नहीं चल रहा वो थोड़ी देर बाद क्या है? फ्यूचर उसको हम मानते हैं। Each of them is divided into 4 parts. अब यहाँ पे ये जो 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनको हम फिर 4 भागों में बांट देंगे। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति के 3 संतानें हैं, फिर उन तीनों के फिर 4 बेटे या बेटियां हैं, तो इस तरह से उसके टोटल 12 हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे each of them is divided into 4 parts, यानी इनमें से प्रत्येक को 4 भागों में बांटेंगे। To understand this, we should have a glance on this table. To understand this, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये टेबल समझ रहे हैं। यहाँ पे ये जो टेबल है इसको आप समझिए। प्रेजेंट टेंस, उसके 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या उसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी है। जैसे तुम में से किसी का घर वाला नाम अलग होता है, किसी का चिंटू होता है, किसी का मोनू होता है। इसी तरह से प्रेजेंट जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका दूसरा नाम इंडेफिनिट टेंस भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम जो जारी है, कंटिन्यूअस। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस में आएगा। अभी पढ़ा रहा हूं इसलिए कंटिन्यूअस में आएगा। कल तुम इस बात को पूछोगे कि मैंने सर आपने कल पढ़ाया था, तो वो इसमें नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट से मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। जब भी कोई काम पूरा हो जाता है तो उसके लिए कहा जाता है परफेक्ट। जैसे कोई व्यक्ति होशियार होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो परफेक्ट है, मतलब कोई भी काम को पूरा करने में ये होशियार है, तो उसके लिए कहा जाता है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो परफेक्ट भी है और दूसरा कंटिन्यूअस भी है। यानी ऐसा कार्य जिसमें कोई काम पूरा भी हो जाए और कंटिन्यूअस भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कोई भी कार्य का कुछ भाग पूरा हो जाए और कुछ भाग जारी हो, तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
इसी तरह से हम पास्ट टेंस के भी 4 बराबर हिस्से कर देंगे। कैसे? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? जैसे वो आया, वो गया, यानी जो थोड़ी देर पहले ही जो घटित हुआ हो उसके लिए आता है। जैसे तुम अंदर आए, अब वो टाइम तो निकल गया, लेकिन उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही आए। वो गया, ऐसे जो कार्य होते हैं उनके लिए सिंपल पास्ट टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस यानी जो काम भूतकाल में जारी था। जैसे वो खाना खा रहा था, जब मैं गया वो खाना खा रहा था, तो वह खाना खा रहा था, भूतकाल की बात है। जब मैं वहां गया वो खाना खा रहा था, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट वैसे ही पास्ट परफेक्ट, यानी भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका हो। इसमें चुका, था, चुके थे, ऐसे हिंदी वाक्यों में आते हैं, तो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे वो खाना खा चुका था जब मैं वहां पे गया। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इसमें भी 2 वर्ड है, एक परफेक्ट है और एक कंटिन्यूअस है। और पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल का ऐसा कार्य जिसका कुछ भाग पूरा हो गया हो और कुछ जारी हो। जैसे वो 2 घंटे से सो रहा था, यानी सोने का काम उसका था। 2 घंटे तो उसने नींद निकाल ली, लेकिन अभी भी उसने आंखें नहीं खोली, अभी भी वो सो रहा था, काम जारी है उसका। लेकिन उसका एक जो हिस्सा है वो हमें बता दिया गया है, उसका एक भाग हमें बता दिया गया है कि वो 2 घंटे से सो रहा था, तो वह होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा जो है फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस, बहुत से बच्चे जिनका स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, वो फ्यूचर की जो है उच्चारण नहीं कर पाते। फ्यूचर, इसको बहुत से फटूरे बोलते हैं। दिस इज नॉट फटूरे, इट इज फ्यूचर, ये फ्यूचर है। और बहुत सारे जैसे नेचर लिखा रहता है NATURE, उसको नटूरे बोलते हैं, लेकिन वो नेचर है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस के भी हम 4 भाग करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें हिंदी वाक्यों में जैसे गा, गे, गी आदि आते हैं। जैसे तुम यहां से जाओगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, क्लास होने के बाद, वो आएगा, तुम कल पढ़ने आओगे, इस तरह के इसमें होते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा कार्य जो फ्यूचर में जारी रहेगा। जैसे वह जा रहा होगा, वैसे तो ये फ्यूचर टेंस के जो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनका प्रयोग कम होता है, क्योंकि हम ऐसे वाक्य कम ही काम में लेते हैं। जैसे वो जा रहा होगा, कल इस समय वो जा रहा होगा, ऐसे जो वाक्य आते हैं उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट से मतलब आप समझिए कोई भी कार्य जो फिनिश हो जाता है, जो पूरा हो जाता है, उसके लिए आता है परफेक्ट। और फ्यूचर में अगर वो कार्य हो, जैसे उसने खाना खा लिया होगा, यानी वो खाने का जो काम था वो पूरा हो गया। हम सपोज करें कि उसने संस्कृत पढ़ ली होगी, क्योंकि संस्कृत की जो क्लास थी वो खत्म हो गई थी, तो हम सपोज करें कि उसने संस्कृत पढ़ ली होगी, तो वो जो होगा कार्य, उसका जो कार्य था वो फिनिश हो गया, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काउंट किया जाएगा। फिर इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है और जिसका बहुत कुछ भाग जो है फिनिश हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है, उसके लिए आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 घंटे से घूम रहा होगा, यानी वो जो घूमने का जो कार्य कर रहा है वो पिछले 2 घंटे से कर रहा है और अभी तक घर नहीं आया, मतलब अभी भी घूम रहा है, घूम रहा होगा। ऐसे जब हम किसी के बारे में गैस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो वो फ्यूचर टेंस में होगा। अब यहां पर मैं आपको
एक एक टेंस की डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहला जो हमारा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है उसको देखो, उसके चार तरह के वाक्य होते हैं। नेम ऑफ टेंस, टाइप ऑफ फॉर्म, फॉर्मूलाज। जो वाक्य होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो और जिसमें नेगेटिव भी हो, वो वाक्य यहाँ पे हम एक एक टेंस के अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जिसको कहें, जैसे वो जाता है, वो पढ़ाता है, वो खाना खाता है, इस तरह से। फिर नेगेटिव सेंटेंस, जैसे वो नहीं जाता है, मैं ये काम नहीं करता हूं, ये नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, क्या तुम पढ़ते हो, इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और जिसमें नोट भी होगा, वो कहलाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको हमने दूसरा नाम दिया था इंडेफिनिट टेंस। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसमें एस, वी और ओ, ये तीन चीजें आपको समझनी है। एस, वी और ओ। एस से मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। एक सब्जेक्ट अपना वो होता है विषय, जैसे आपके संस्कृत है, किसी के इंग्लिश है, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट से मतलब है कर्ता। और वी का मतलब होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जो काम आप करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ना एक क्रिया है। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये क्रिया है। और ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। ये तीन चीजें आपको समझनी है, क्योंकि हमारा जो हिंदी भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, किसी भी भाषा का जो ढांचा होता है वो दूसरी भाषा से भिन्न होता है। आई कुक फूड, मैं पकाता हूं खाना। अगर हम इसका अर्थ करेंगे तो कैसे होगा, आई कुक फूड, मैं पकाता हूं खाना। जबकि हिंदी में तो ऐसे कहते हैं कि मैं खाना पकाता हूं। ये किसी भी भाषा का दूसरी भाषा से स्ट्रक्चर भिन्न होता है। जैसे स्ट्रक्चर से मतलब यूं समझिए, जैसे इंडियन पीपुल आर डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज। चाइनीज जो लोग होते हैं उनकी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी होती है। आपने देखा होगा नेपाली जो लोग होते हैं, या वो बिल्कुल ब्राइट होते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देख लो कि वो जो बिल्कुल काले होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही भाषा जो होती है उसका भी ढांचा अलग अलग होता है। हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। अंग्रेजी में जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, और यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे सब्जेक्ट आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाता है तो आपको सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज और नोट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसे आई डू नॉट कुक फूड। अब मैं यहाँ पे बता दूं, जहां पे ही, सी, इट नेम और एक वचन आएगा वहां पे डज का प्रयोग होता है। और इनके अलावा जो सब्जेक्ट बचे, ही, सी, इट, नेम
और एक वचन, इनके साथ डज का प्रयोग होता है। और इनके अलावा जो भी बचा, जैसे दे है, वी है और बहुवचन है, तो उनके साथ डू का प्रयोग होगा। यहां पे देखो आई, आई उसके साथ डू का प्रयोग होता है। आई डू नॉट कुक फूड। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर आपको डू या डज में से एक लिखना है। और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, और उसके बाद नॉट। जैसे कोई बच्चा जो है वो जिद्दी होता है, वो कहता है कि नहीं मैं यहीं बैठूंगा, मेरी ये जगह है फिक्स। स्कूल में होता था ना ऐसा, ऐसे ही नॉट क्या, ये जिद्दी है, ये कहता है मैं तीसरे स्थान पे बैठूंगा। सेंटेंस जो है आप देखेंगे कहीं भी तो ये हमेशा थर्ड प्लेस इसका रहता है। कहां पे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाता है। आई डू नॉट कुक फूड। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। डू या डज को हम सबसे पहले लिख देंगे। ये कैसे क्वेश्चन के लिए होता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। क्या तुम पढ़ते हो? अगर तुम्हारा रिप्लाई होगा यस और नो, तब ही डू या डज से या सहायक क्रिया से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तुम क्या पढ़ते हो? अगर ये पूछा जाए तो फिर सहायक क्रिया से उसका आंसर स्टार्ट नहीं होता है। तो सहायक क्रिया वाले पर्सन कब होते हैं, जब उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो हो। जैसे यहां पे है डज ही कुक फूड, क्या वह खाना पकाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। इसमें ऐसे नहीं आएगा वो क्या पकाता है। अगर ऐसे पूछा जाए वो क्या पकाता है तो फिर सहायक क्रिया से आंसर स्टार्ट नहीं होता है। सहायक क्रिया से हम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। फिर हमें लिखना पड़ेगा व्हाट। व्हाट जो है वो लिखना पड़ेगा हमें। डज ही कुक फूड, देखो यहाँ पे ही है, मैंने आपको बताया जहां पे ही, सी, इट ये आएंगे उसके साथ डज का प्रयोग होगा। और जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो डज सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, डज ही कुक फूड। और लास्ट में क्या है, जब तक आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तब तक कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो हम बारात में चल रहे हैं और बारात में लाड़े की पहचान कैसे होती है, लाड़े का मेकअप अलग तरीके से होता है, उसके वो तुर्रा लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तभी तो पहचान लेते हैं कि ये लाड़ा है। नहीं तो उसके जैसे कोट पैंट तो और भी पहन के जाते हैं, लेकिन उसके हाथ में एक तलवार होती है। ऐसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इसके बाद ऐसा सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी जो प्रश्नवाचक भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग हम करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है। जैसे डज ही नॉट कुक फूड, क्या वह खाना नहीं पकाता है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके वाक्य हमने पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे एक रूल ये है कि जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम या एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आपको जोड़ना होता है। कब होगा, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और एक वचन होगा तभी जोड़ना है, इनके अलावा और भी नहीं जोड़ना। जैसे यहाँ पे आई कुक फूड, यहाँ आई है इसलिए आपको कोई यस या ईएस नहीं जोड़ना। अगर यहाँ ही होता तो फिर यहाँ पे कुक की जगह कुक्स, यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं, कुक्स, ही कुक्स फूड, इस तरह से लिखते हैं।
और इसका भी एक और उप नियम ये है कि जब आप यस या ईएस जोड़ेंगे, तो यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, ये कंफ्यूजन है। दो चीजों में से एक जोड़ना है आपको, यस या ईएस। तो उसका एक रूल है कि जिस वर्ब के एंड में आप या यस या ईएस जोड़ रहे हो, अगर उसके एंड में सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड आ रहा हो तो ईएस जोड़ते हैं, नहीं तो एस जोड़ते हैं। जैसे सपोज करो यहां पे टीच लिखा हुआ, टीच, टीच की स्पेलिंग क्या होती है? TEACH, टीच। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसके एंड में CH आ रहा है तो उसके साथ हमें ES जोड़ना पड़ेगा, न कि S जोड़ना पड़ेगा। तो वो जब जोड़ना है, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एक वचन हो। अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं जोड़ना। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब इसी तरह से जब आप कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य बनाएंगे तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? ये आ गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पे आपको इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, इज, एम, आर। ये तीन सहायक क्रिया हैं। इनमें से ही, सी, इट, नेम और एक वचन के साथ इसका प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नेम और एक वचन यानी जो एक ही हो उसके साथ इसका प्रयोग होगा। और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इस आई, यहां पे जो लिखा हुआ है आई, इसको आई बोलते हैं, न कि आई। आई तो आंख होती है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और जितने भी बचे सब्जेक्ट, जैसे यू है, वी है, दे है, उनके साथ आर का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ एम, कुक, और कुक में हम आईएनजी जोड़ेंगे, कुकिंग, फूड। मैं खाना पका रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि नोट थर्ड प्लेस पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है। सब्जेक्ट ये पहला, इज, एम, आर ये दूसरा, क्योंकि इनमें से तो एक ही लिखना है। और फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं पका रहा हूं। इसी तरह से इज, एम, आर। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले इज, एम, आर को हम लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे। यहां पे देखिए यू कुकिंग फूड, यू के साथ क्योंकि आर आता है तो वो हम सबसे पहले लिख देंगे, आर यू कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। क्या तुम खाना पका रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? जैसे तुमसे पूछा जाए क्या तुम पढ़ रहे हो तो इसका क्या होगा? इंग्लिश क्या बनाओगे इसकी? क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? रीडिंग और स्टडी दो चीजें होती है। रीडिंग जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो तो उसको रीडिंग बोलते हैं, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ते हैं उसको अध्ययन करना बोलते हैं। आर यू स्टडिंग? क्या तुम अध्ययन कर रहे हो? एट प्रेजेंट यू आर स्टडिंग नॉट रीडिंग। अभी तुम क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे हो। पढ़ना जो होता है जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहा हो तो उसको कहते हैं पढ़ना। अभी तुम पुस्तक थोड़ी पढ़ रहे हो, अभी तुम स्टडी कर रहे हो। फिर इसी तरह से अगर हमें इंटरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है तो उसका क्या होगा? सबसे पहले सहायक क्रिया हम लिख देंगे, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे,
और फिर नॉट लिख देंगे क्योंकि ये तो तीसरे स्थान पे आना ही है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे आर यू नॉट कुकिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं पका रहे हो। ये इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाएंगे। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें कोई भी कार्य जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। परफेक्ट का मतलब पूरा, जो कार्य जो पूरा हो गया उसके लिए आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग आपको करना है। हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जो टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या वो फ्यूचर परफेक्ट हो। जो परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सहायक क्रियाएं हैं, एक है हैज और दूसरी हैव। जहां पे ही, सी, इट, नेम और एक वचन होगा, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ही, सी, इट, नेम एक वचन, क्योंकि बहुत सी जगह पे इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जहां पर ही, सी, इट, नेम एक वचन होगा वहां पे हैज का प्रयोग होगा, और इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे वहां पे हैव का प्रयोग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना पका चुका था। आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना पका चुका था। इसी तरह से जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नोट लिख देंगे तीसरे स्थान पे। आई हैव नॉट कुक्ड फूड, मैं खाना नहीं पका चुका था। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो जो हैज या हैव है वो सबसे पहले लिखेंगे, हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई कुक्ड फूड, क्या मैं खाना पका चुका था। अगर यहाँ पे आई की जगह और सब्जेक्ट आएगा, जैसे ही आ गया, वह खाना, क्या वह खाना पका चुका था, तो हैज ही कुक्ड फूड इस तरह से आ जाएगा। और जो लास्ट में है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन भी हो और जिसमें नॉट भी हो। फॉर्मूला सीधा सा है, सबसे पहले आप हैज हैव लिखेंगे। यहाँ पे ये जो तिरछी लाइन है उसका मतलब है एक, या एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि आपने हैज भी लिख दिया और हैव भी लिख दिया और फिर एग्जामिनर पे छोड़ के आगे की जो सही होगा वो अपने आप देख लेगा, ऐसा नहीं करना है। हैज और हैव में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट कुक्ड फूड, क्या मैं खाना नहीं पका चुका था। ये इस तरह से आपका हो जाएगा। और लास्ट में अपना जो प्रेजेंट टेंस का चौथा जो भाग है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, जो सिंपल वाक्य हैं जिनको अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव, उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, यहाँ पे आपको बीन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हैज हैव तो इसमें भी आ रहा है परफेक्ट में, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आपको बीन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी पड़ेगी। जहां पे बीन आ जाता है वहां पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंस और फॉर ये क्या होते हैं, सिंस फॉर नेमिंग टाइम एंड फॉर काउंटिंग टाइम। सिंस का प्रयोग समय को नाम देने के लिए होता है और फॉर का प्रयोग समय को काउंट करने के लिए होता है। काउंट मतलब गिनती करना, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे जो है उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, वहां पे फॉर का प्रयोग होगा। गिनती जिसकी जिस समय की गिनती हो जाए उसके लिए फॉर का प्रयोग, और जिस समय की गिनती नहीं हो उसके लिए सिंस का प्रयोग।
जैसे वो सुबह से पढ़ रही है, सुबह कब होती है? जब जागो जब सवेरा। मान लो ये 8 बजे जागती है तो इसके लिए सुबह ही है, वो 10 बजे जगती है तो उसके लिए भी सुबह ही है। तो सुबह एक ऐसा टाइम है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमारे देश में 7 बजे या 6 बजे, किसी दूसरे देश में 12 बजे भी सुबह होती है टाइम। तो यहाँ पर जिस समय को हम काउंट कर लेंगे उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा, और जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। जैसे वो 1985 से यहाँ रह रही है तो उसके लिए सिंस 1985 इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1985 बहुत बड़ा होता है, 12 महीने होते हैं उसमें, और फिर उस 12 महीने में भी 365 दिन होते हैं, तो ये पता थोड़ी एग्जैक्टली कब से रह रही है। तो सिंस 1985 इस तरह से लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना पका रहा हूं या खाना पका रही हूं, क्योंकि इंग्लिश में आई का मतलब टी भी है और सी भी। मैं खाना पका रहा हूं तो भी यही आएगा, मैं खाना पका रही हूं तो भी यही आएगा। अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, जो आपने अफर्मेटिव में पढ़ा उसी में तीसरे स्थान को देख करके नोट लगा दो, जिसमें हो जाएगा सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस बीन। यहाँ पे बीन जो है चौथे पे जाएगा, न कि नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर, फिर टाइम, और टाइम से मतलब जो भी टाइम उसमें दिया हुआ है। जैसे आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना नहीं पका रही हूं, ये इस तरह से इसका हो जाएगा। और फिर ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आप हैव को लिखेंगे, सहायक क्रिया जो है हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर सिंस या फॉर का प्रयोग, और फिर टाइम, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव यू, क्योंकि यहाँ पे यू है इसलिए हैव, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ हैज हो जाता। हैव यू बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, क्या तुम 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हो। और लास्ट में जो होगा अफर्मेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें इंटरोगेटिव भी होगा और जिसमें नेगेटिव भी होगा, वो होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या तुम पिछले 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हो। ये हमारा प्रेजेंट टेंस के हमने चारों जो पार्ट्स थे उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा। आपके सिलेबस में भी इसी तरह से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो वहां पे ये दे दिया टाइम, सिंस और फॉर, क्योंकि आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है अब वाले क्वेश्चन आते हैं।